हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू सैम टेलिंग। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लोगों के साथ हुए पैरानॉर्मल इंसिडेंट के बारे में बताता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी पर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी डीएम कर सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाले पराशर से। पराशर अपनी फैमिली के साथ दिल्ली के एक पॉश एरिया वसंत विहार में रहता था। निकिता उसकी वाइफ, जिससे उसकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन पराशर के मॉम एंड डैड इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए पराशर शादी के बाद अपने मॉम एंड डैड से अलग रहता था। लेकिन निकिता का अच्छा बिहेवियर देखकर पराशर के मॉम एंड डैड का फैसला निकिता के लिए बदल चुका था और उन्होंने उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने का फैसला किया। वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे, लेकिन पराशर उनके साथ अब भी नहीं रहता था। लेकिन वो हर सैटरडे को अपनी फैमिली को लेकर उनसे मिलने जरूर जाता था। एक दिन अचानक पराशर के पास उसके डैड का फोन आता है और वो उसे कहते हैं कि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत अचानक से काफी खराब हो गई है और उन सब को उनके घर पर आने को कहा। पराशर की जो ग्रैंडमदर थे, वो जिस घर में रहती थी वो लाजपत नगर के काफी आउटर एरिया में बना हुआ था। पराशर के डैड उनको कितनी बार कह चुके थे कि वो उस घर को छोड़ दें और उनके घर पर आकर रहें, लेकिन ना जाने उस घर में ऐसा क्या था कि पराशर की ग्रैंडमदर उस घर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। इन सब बातों को लेकर पराशर और उसके डैड ने फैसला किया कि जब तक उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो सब उनके साथ रहेंगे उनके घर में। पराशर ने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली और पराशर के डैड ने भी दुकान का सारा काम नौकरों पर छोड़ दिया और वो सब इकट्ठा होकर पहुंच जाते हैं पराशर की ग्रैंडमदर के घर पर। उन सबको अचानक आया हुआ देखकर पराशर की ग्रैंडमदर बहुत खुश हो गई। वो घर उन सब के लिए थोड़ा छोटा पड़ गया था। हालांकि था तो वो एक बड़ा घर, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए वो घर छोटा पड़ गया था। लेकिन उन्होंने कैसे जैसे करके वहां पर एडजस्ट किया। 2-3 दिन उनके वहां बड़े आराम से कटे। बच्चों को भी नई जगह पर रहने में काफी मजा आ रहा था, लेकिन रात को उनको थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि उन 2 बच्चों को रात को घर के हॉल में सोना पड़ता था। पराशर की जो बेटी थी रोजी, वो जब भी बाथरूम के लिए उठती थी तो सबसे पहले अपनी मॉम को आवाज देती थी। उस रात भी जब आरव और रोजी हॉल में सोए हुए थे तो रोजी बाथरूम के लिए उठी और उसने अपनी मॉम को आवाज दी। निकिता और आरव ऊपर वाले कमरे में थे। शायद वो गहरी नींद में होंगे, इसलिए उनको आवाज सुनाई नहीं दी। अप्रोक्स 2 से 3 बार आवाज देने पर जब उन्होंने नहीं सुना तो रोजी ने चिल्लाकर उन्हें आवाज दी। तो ऊपर वाले कमरे से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन सामने का जो कमरा था उसका दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और उसमें से एक औरत बाहर आई जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, और उस औरत ने एक सफ़ेद कलर के स्कार्फ से अपना मुंह कवर कर रखा था। रोजी ने उसको ध्यान से देखा और रोजी इतना तो जानती थी कि ये उसकी मॉम तो पक्का नहीं हो सकती। रोजी धीरे से बेड से नीचे उतरी और उसकी तरफ जाने लगी। रोजी उसके पास जाकर देखने लगी कि शायद ही उसकी मॉम ही हो। तो उस औरत ने धीरे धीरे अपने फेस से वो कवर हटाया। उसका चेहरा देखकर रोजी की चीख उस घर में गूंज उठी। इतनी जोर की आवाज सुन के रोजी के मॉम एंड डैड फटाफट नीचे आए और उन्होंने रोजी से पूछना शुरू किया कि क्या हुआ, आखिर तुम इतनी जोर से क्यों चीखी। तो रोजी ने उस तरफ इशारा किया तो वहां कोई भी नहीं था। रोजी ने बताना शुरू किया कि कुछ देर पहले उसने वहां एक औरत देखी थी। बहुत ही अजीब सी शक्ल थी उस औरत की, जैसे किसी आदमी की शक्ल हो। उस रात तो रोजी के मॉम डैड ने इसे उसका सपना सोचकर इस बात को टाल दिया, लेकिन रोजी उस रात इतना डर गई थी कि अब वो अपने मॉम डैड के साथ ही सोती थी और आरव अब अकेला हो चुका था। आरव अब अकेला हॉल में सोता था
आरव एक ऐसा लड़का था जो कि अंदर से तो बहुत डरपोक था, लेकिन बाहर से वो ऐसा दिखाता था कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। एक रात जब आरव बाहर हॉल में सोया हुआ था तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वो कभी इस साइड करवट बदल रहा था तो कभी उस साइड। अचानक से आरव को बड़ी अजीब तरीके से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आरव ने सोचा कि शायद ये उसकी ग्रैंडमदर हो सकती है। आरव बेड से नीचे उतर के धीरे धीरे अपनी ग्रैंडमदर की कमरे की ओर बढ़ा और उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। और जब उसने अंदर देखा, उसकी ग्रैंडमदर गहरी नींद में बड़े आराम से सो रही थी। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने बेड पर आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसको फिर से वो आवाज़ आने लगी और इस बार वो आवाज़ ऐसे आ रही थी कि जैसे उस औरत का गला रो रो कर सूख गया हो। आरव एक बार फिर से अपने बेड पर उठकर बैठ गया और वो दाएं बाएं देखने लगा कि आवाज़ आ कहाँ से रही थी। इतने में आरव का ध्यान सामने वाले रूम पर गया तो आरव ने गौर से सुनना शुरू किया तो ये आवाज़ उस ही रूम से आ रही थी। आरव बेड से नीचे उतरा और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। उस कमरे के पास जाकर आरव ने देखा कि उसका दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा खुला हुआ था और आरव ने नीचे देखा तो 2 पैरों के निशान उस कमरे के अंदर जा रहे थे। आरव ने जब थोड़ा दरवाज़ा और खोला तो उसने देखा कि वो पैरों के निशान थोड़ी और आगे जा रहे थे। जब उसने और आगे देखा तो वो पैरों के निशान अब दीवार के ऊपर चढ़ रहे थे। देखते देखते आरव की नज़र जब छत पर गई तो जिस किसी के भी वो पैरों के निशान थे वो आरव के ऊपर कूद पड़ा। और सुबह जब सब लोग उठे तो उन्होंने आरव को उसी कमरे के सामने बेहोश पड़ा हुआ पाया। उन्होंने आरव को उठाना शुरू किया और उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे। जब आरव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम रात को यहाँ पर कैसे आ गए। तो आरव ने उनको रात की सारी बात बताई। इतना सब सुनने के बाद निकिता और पराशर ये तो समझ चुके थे कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने जब इसके बारे में अपनी ग्रैंडमदर से पूछा तो पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ, आज से तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पर एक औरत उनके यहाँ काम करती थी जिसका नाम शालिनी था। शालिनी इसी रूम में रहती थी। वो उनके यहाँ खाना वाना बना देती थी और उनको टाइम पर दवाई भी दे दिया करती थी। और वो इसी सामने वाले रूम में रहती थी। उसका एक अपना छोटा सिलेंडर था जिस पे वो अपना खाना अलग बनाया करती थी। एक दिन जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो रात को अचानक इसी रूम से बड़े धमाके की आवाज़ आई। तो मैंने उठकर देखा तो इस कमरे में धुआं धुआं हुआ पड़ा था। और जब मैंने अंदर जाकर देखा तो गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से शालिनी की लाश इसी कमरे में जली हुई पड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आई और अपना इन्वेस्टिगेशन करके शालिनी की बॉडी को यहाँ से ले गई थी। उसके बाद से उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी यहाँ पर, ऐसा कहकर दादी ने अपनी बात ख़त्म करी। ये सब सुनकर निकिता और पराशर ने अब आरव को भी अपने कमरे में सुलाने का फैसला किया। और उस रात की अगली सुबह ही पराशर की ग्रैंडमदर की भी डेथ हो गई। इस घर में इतना कुछ देखने के बाद और पराशर की ग्रैंडमदर की डेथ हो जाने के बाद अब इस घर में उनका एक पल भी रुकना बेमतलब था। इसलिए उन सब ने अपना सामान वामान पैक किया और जल्द से जल्द उस घर से निकल गए। और वो घर तब से लेके आज तक वैसे का वैसा ही बंद पड़ा है।